नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है और डे 35 का वीडियो हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इतिहास से हमारी शुरुआत होती है। प्राचीन भारत का इतिहास हमने देखा और काफ़ी चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमणों को। भारत पर विदेशियों ने अनेकों बार आक्रमण किए, ठीक है, और कुछ आक्रमणों को यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, उन्हें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आक्रमण आप देखिए, ये ईरानी आक्रमण है, जिसे कि आप पारसी आक्रमण भी कह सकते हैं। पर्सियन हमला हुआ था और पहला जो विदेशी आक्रमण है ये ईरान के हखमनी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस सेकंड, जिसे कि यहाँ पर स्थानीय तौर पे कुरुश कहा गया। ईरान के राजा कुरुश, यानी जिस साइरस की यहाँ बात हो रही है, उसका उत्तराधिकारी था डरायस प्रथम, जिसे कि यहाँ दारा प्रथम के नाम से जानते थे, लेकिन डरायस उसका नाम था। तो इसने 516 ईसा पूर्व में, 516 ईसा पूर्व का जो समय था, इस समय कंबोज और पश्चिमी गंधार तथा साथ में सिंधु क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये बाहर से जो भारत की सीमाएं हैं वहाँ से विजय प्राप्त करते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा क्या होता है पारसियों के हमले का? पहली चीज़ तो ये कि भारत का पश्चिम के साथ संबंध काफ़ी मजबूत हो जाता है। दूसरा ये है कि विदेशी व्यापार को बहुत बल मिलता है, विदेशी व्यापार इससे खूब फलता फूलता है। खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। खरोष्ठी लिपि जो है वो एक संकर लिपि है जो कि हमारी और विदेशियों की मिलीजुली स्थिति, अरमाइक लिपि के सहयोग से विकसित होता है। और देखिए भारतीय जल, ये आप देख रहे हैं, भारतीय जल और स्थल संपर्क साधनों में विकास होता है, उसमें भी बदलाव आता है और उन्नति होती है। इसके बाद हमला होता है यूनानियों का जो हमला है, मैसिडोनिया का जो हमला है, तो इसमें ईरानियों के बाद इनका नंबर है। और मैसिडोनिया का निवासी था सिकंदर और इसका आक्रमण भारत पे होता है। मैसिडोनिया के छत्रप, मतलब ये कबीलाई राजा थे, इनका नाम था फिलिप सेकेंड, तो इनका ये बेटा था, ठीक है, फिलिप सेकेंड, और इनकी माता का नाम, मतलब सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था। तो ये इन दोनों की संतान था। मैसिडोनिया का ये एक भावी उत्तराधिकारी था। हालांकि इसके पिता को इसे उत्तराधिकारी बनाने में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में सिंहासन ये हासिल करता है। लेकिन विश्व विजय का जो इसका सपना था उसकी वजह से ये भारत की ओर आकर्षित होता है। तो भारत पर इसने हमला किया 326 ईसा पूर्व में। ये जो समय है ना 326 पूछा जाता है कभी कभी। भारत विजय का जो अभियान था उसे जानना आवश्यक है। तो खैबर दर्रा जो था ये भारत में प्रवेश करने का सिकंदर का रास्ता था। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत, निशा और अश्वक जनजातियां जो उसके रास्ते में आई उनको हराया। तक्षशिला का शासक था उस समय आम्भी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से जाकर मिल गया, सहयोग का आश्वासन भी दिया। आम्भी का एक और, यहाँ आप देख रहे हैं, आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त जो है वो भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये जो सीमावर्ती शासक थे ये आपस में मिलकर इसके खिलाफ लड़ने की बजाय इसके सामने हथियार डाल देते हैं कि भाई ये महान शासक है, इससे हम जीत तो पाएंगे नहीं, तो इसे सपोर्ट कर दीजिए, बदले में हमें फ़ायदा मिल जाएगा। और आपस में इनकी दुश्मनी भी रहती है, पट्टी तो है नहीं, तो इस वजह से ये एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। तो हमारी जो आपसी फूट है वही इन विदेशियों को इन्वाइट करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, पौरुष का युद्ध या इसे झेलम का युद्ध या कर्री का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, बहुत सारा नाम है, हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम से ये युद्ध जाना जाता है और ये युद्ध बहुत ही गौरवशाली था। कोई नहीं जानता कि महाराज पुरुषोत्तम जीते थे कि हारे थे, क्योंकि जो इतिहास लिखा गया है उसमें यूनानियों का बढ़ चढ़कर योगदान है, तो वो अपनी बुराई क्यों करेंगे, ठीक है। विदेशी साहित्यकार और इतिहासकारों ने हमें शुरुआती इतिहास लिख कर दिया है, इतिहास लेखन की परंपरा इन्होंने ही शुरू की थी, तो ये अपने शासक के हारने का वर्णन भला क्यों करेंगे। लेकिन जो किताबों में हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से महाराजा पुरु जो है वो सिकंदर से हार जाते हैं, लेकिन बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं। और हमारे जो पौराणिक और हमारे सांस्कृतिक साक्ष्य बताते हैं उसके हिसाब से ये पता चलता है कि पुरु ने सिकंदर को हरा दिया था और सिकंदर इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से उसने अपने इतिहास में लिखवाया, मतलब इतिहास जो उस समय गढ़ा गया उसमें उल्टा लिखवाया गया, मतलब जो लड़ाई का रिजल्ट है उसको उल्टा करवा दिया गया। फिलहाल जो साक्ष्य है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो ये पुरु या पुरुषोत्तम इनका असल में नाम था। तो इनके और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था, झेलम और चिनाब नदी के बीच में। महाराजा पुरु एक ऐसे सम्राट थे जो कि सिकंदर के आगे घुटना नहीं टेकते हैं। बाकी जितने सीमावर्ती राजा थे वो इससे मित्रता कर लेते हैं, सिकंदर को इनसे भी ऐसी ही अपेक्षा थी, लेकिन ये एकदम हट्टे कट्टे बिल्कुल पुरुषार्थी व्यक्ति थे और एकदम से अड़ जाते हैं। इनकी हिम्मत बेजोड़ रहती है, अपनी सारी शक्ति को बटोर के ये सिकंदर के साथ युद्ध करते हैं और इतने ज़्यादा वीर थे कि जब इन्हें बंधन में कर लिया गया, बांध लेता है सिकंदर और पूछता है कि कहो तुम्हारे साथ बर्ताव कैसे किया जाए।
तो महाराजा पुरुषोत्तम कहते हैं कि वही व्यवहार मेरे साथ करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, मतलब सम्मान दो मुझे। तो सिकंदर इससे बहुत प्रभावित होता है। ये कहानियाँ यूनानियों ने लिखी हैं कि सिकंदर बहुत दया करके इन्हें इनका राज्य वापस कर देता है और मित्रता कर लेता है। तो उन कहानियों को फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद पुरु के हमले से सिकंदर की सेना जो है ना वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, मतलब उसका हौसला टूट जाता है। उन्हें ऐसे कड़े प्रतिरोध की अपेक्षा नहीं रहती। उन्हें तो ये अपेक्षा रहती है कि भाई ये भी हमला करने से मना कर देंगे, हथियार डाल देंगे, हम आराम से यहाँ से खा पी कर आगे बढ़ेंगे। इनका जो मेन टारगेट था वो केंद्र था भारत का, मगध, जो कि उस समय शक्ति का केंद्र हुआ करता था। लेकिन यहीं पर ये इतना थक जाते हैं कि आगे जो व्यास नदी है इसको पार करने से मना कर देते हैं। ये लंबी लड़ाई लड़कर आए थे तो वैसे भी थके हुए थे और पुरु की सेना इन्हें और ज़्यादा थका देती है। और ऊपर से सुन लेते हैं कि मगध में इतनी खतरनाक सेना है जो धनानंद की आर्मी है कि हाथी इतने ज़्यादा है कि कुचल के बर्बाद कर देंगे। तो उसके बाद ये आगे बढ़ने से ही मना कर देते हैं कि भाई मगध में कौन जाएगा, नहीं जा सकते, वहाँ मारे जाएंगे। और सिकंदर को भी ये बात ठीक लगती है तो वो निराश होकर वापस चला जाता है। तो ये कहानी है। कारण कुछ और नहीं है इसमें, कारण वही सारे हैं, वही बताया गया। पहली चीज़ तो ये है कि सेना जो है वो थक चुकी थी और यहाँ पर जब आती है तो उनका जो वातावरण है वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब जिस माहौल से, जिस जलवायु से वो आए थे, यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं रहती है। तो विभिन्न महामारियाँ उन्हें ग्रस्त लेती हैं। किसी को हैजा हो जाता है, कोई प्लेग से ग्रसित हो जाता है, कोई मलेरिया से ग्रस्त हो जाता है, सब बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकते। साथ में भारत के शौर्य की जानकारी उनको अब अच्छी तरह मिल गई थी। पुरुषोत्तम ने ही परिचय दे दिया था, बाकी तो जो अंदर वाले हैं वो पड़े हुए हैं। धनानंद भी इतना कमज़ोर शासक नहीं था, वो भी बेजोड़ बहादुर था। ये ठीक है कि वो विलासी था, मतलब विलासिता में ज़्यादा समय खराब करता था और धन लोलुप था, धन का लालची था। जनता पे अनावश्यक कर आरोपित करके वो पैसा वसूलता था और अपना खजाना भरता था। लेकिन शक्ति के मामले में वो तनिक भी कम नहीं था। मगध उस समय अपने शिखर पे था और मौर्य साम्राज्य के समय में तो और हो जाता है। तो इसे आपने देखा। तो नंद वंश के शासक धनानंद की जो विशाल सेना थी उसमें हाथियों की जो बड़ी सी सेना थी, हाथी यहाँ खूब भरपूर एशियन एलिफेंट्स पाए जाते थे। तो उनकी सेना की जानकारी मिलते ही ये एकदम से अपना हथियार डाल देते हैं। और हाथियों की सेना का परिचय इन्हें महाराजा पुरु की ही आर्मी से मिल चुका था। स्वदेश से बाहर ये 10 महीने बिता चुके थे, मतलब लगभग पूरा साल इन्होंने बाहर बिताया था। अब ये घर वापस जाना चाहते थे। तो ये भी है, सेना के इनकार करने की वजह से सिकंदर दुखी मन से कहता है कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता था जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, निष्ठावान और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये अपने सैनिकों को उत्साहित तो करना चाहता था, लेकिन सैनिक इतने थक गए थे और इतने हताश हो गए थे कि वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। तो जब सैनिक ही आगे नहीं जाएंगे तो सिकंदर कैसे जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब सिकंदर जब लौटने लगता है तो कुछ तो प्रदेश ये लौटा देता है जो स्थानीय राजा थे उनको। बाकी जितने भी जीते हुए भारतीय क्षेत्र हैं उनका गवर्नर बना देता है फिलिप को और अपने वापस चला जाता है। और वापस जाता है तो अपने देश नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में ही बीमार पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के बारे में कुछ स्पेशल यहाँ तथ्य दिए हैं, जैसे कि ये मैसिडोनिया का था मूल रूप से, फिलिप सेकंड का ये बेटा था। और यूनानी राज्य मकदूनिया, जिसे कि मैसिडोनिया कहा जाता है, उसका ये रूलर था मूल रूप से। 2 नगर इसने अपने जो इसका विजय की स्मृति में और अपने घोड़े, जो इसका प्रिय घोड़ा था उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में बसाए थे। एक तो बुकाफेल या बौकेफला नाम से एक नगर बसाता है जो कि इसके घोड़े की स्मृति में था। इसके घोड़े का नाम था, घोड़ा यहीं मर जाता है इसलिए। और निकैया जो है ये विजय की स्मृति में बसाया गया नगर था। और अंतिम विजय इसकी पाटल राज्य के खिलाफ थी। जन्म इसका मैसिडोनिया में हुआ था, मतलब कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो यूरोप था। बेबीलोन एशिया में इसकी डेथ होती है, अपनी जन्मभूमि ये वापस नहीं पहुंच पाता है। अंतिम संस्कार इसका अफ्रीका में होता है। मतलब आप देख रहे हैं, एक कॉन्टिनेंट में ये पैदा हुआ, दूसरे कॉन्टिनेंट में ये विजय अभियान के लिए गया और अंत में अफ्रीका में जाकर इसका अंतिम संस्कार होता है। और सिकंदर एकमात्र ऐसे महापुरुष है। महापुरुष इसलिए कहा गया क्योंकि ये महत्वाकांक्षी था और इसने जमीन से उठकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। ऐसा नहीं था कि इसके जो पिता थे वो राजा थे तो इसे बहुत ज़्यादा कोई फूलों की शैया मिल गई थी। इसे भी संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। तो इसने संघर्ष किया और इसका जो जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार है वो अलग अलग देशों और बल्कि अलग अलग महाद्वीपों में संपन्न हुआ। सिकंदर के जो सैन्य अधिकारी हैं उनको आप देख लीजिए। इसमें निर्याकस का नाम आता है सबसे पहले और ये इसका क्लासमेट था, साथ में इसका जल सेना अध्यक्ष था, ठीक। टॉलमी ये लागूस का बेटा था और बाद में ये मिस्र का शासक भी बनता है। टॉलमी फिलाडेल्फस का नाम आप सुनते हैं। इसके बाद लियानेट्रस का नाम आप देख रहे हैं, ये सबसे विश्वासपात्र अंगरक्षक था सिकंदर का। एब्रियस को देख लीजिए, ये विशिष्ट सेवाओं की वजह से जाना जाता था और इसे अन्य सैनिकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर वेतन दिया जाता था। इसके बाद प्यूक एस्टास का नाम आता है जो कि मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान पवित्र ढाल को हाथ में रखकर चलता था। और सिकंदर ने ट्रॉय के एथना मंदिर, एथना एक देवी का मंदिर है जो कि ट्रॉय में था, तो वहाँ से इस ढाल को प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये ढाल का नाम, ये जो प्यूक एस्टास है ना, ये असल में एक ढाल है जो कि सिकंदर के पास हमेशा रहती थी देवी के आशीर्वाद के तौर पे। इसके बाद हेफेस्तियान और पेर्डियस ये सिकंदर के सेनापति हैं, तो इनका भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। भारत में सिकंदर सफल क्यों होता है, तो सफलता का एकमात्र कारण था
यहाँ की असावधानी, नासमझी, जो राजा थे वो आपस में ही एकजुट नहीं थे। अगर एकता के साथ मिलकर लड़े होते तो सिकंदर वहीं से भाग गया होता, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, अंदर आ ही नहीं पाया होता। ठीक है। और महाराज पुरुषोत्तम ने जोड़ने का भी प्रयास किया, इन राजाओं को मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहते थे। और कुरु की भी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, तो आपस में युद्ध होता रहता था। तो जब ऐन वक्त आता है, मतलब बाहर से दुश्मन हमला करता है, तो ये एकजुट नहीं हो पाते। यही सबसे बड़ा कारण था। और कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, मतलब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता उस समय नहीं थी। और इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि आचार्य चाणक्य जो है इसी हमले से सबक लेते हुए अंत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाते हैं चंद्रगुप्त से। क्योंकि नंदों का शासन समृद्ध तो था, लेकिन उसमें बेखबरी थी, मतलब वो सक्रिय नहीं थे। बाहरी दुश्मन जो है वो घात लगा के बैठा है, उससे धनानंद को कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो सामर्थ्यवान है। तो कितना भी सामर्थ्यवान शेर क्यों ना हो, अगर शिकारी के हमले से वो सजग नहीं है तो मारा जाएगा। तो वही स्थिति नंद साम्राज्य की थी, इसीलिए उसका विघटन अनिवार्य हो गया था। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य ने इसीलिए बाद में एकजुट किया, अखंड भारत का जो स्वप्न उनका था उसको साकार किया। और सिकंदर की जो फौज थी वो भी काफ़ी अनुशासित थी। बेहतर का मतलब सामर्थ्य के हिसाब से बेहतर नहीं थी। पुरुषार्थ तो हम भारतीयों के पास था, उनके पास नहीं। लेकिन उनके पास युद्ध कौशल था, सबसे बड़ी बात है, युद्ध की रणनीति थी। और वो अनुशासित थे और लड़ने का उद्देश्य लेकर ही वो आए थे। यहाँ के लोग अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसा हमला हो जाएगा। जब एकदम समीप आ जाती है सेना तो मालूम होता है। ठीक है, तो ये स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे बाहर से कोई डाकू चोर उचक्का आपके घर में छुरी पिस्तौल लेकर घुस जाता है, और वो देखने में भले ही पतला दुबला है लेकिन सामान लूट कर ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप उसे मार कर नीचे गिरा सकते हैं, और बहुत बार लोग गिरा भी देते हैं, लेकिन आप सक्रिय नहीं रहते हैं। आप तो नींद में सोए हैं, आपको क्या पता कि कोई आकर हमला करेगा, और वो हमले के उद्देश्य से ही तैयार होकर आया है। तो सजगता बहुत ज़रूरी होती है। और जो देशद्रोही शासक थे, जैसे कि आम्बी नरेश तक्षशिला का जो राजा था, तो उसकी वजह से भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है बाकी जो शासक खड़े होते हैं उन सभी को। तो यहाँ तक हम अपने इतिहास का परिचय प्राप्त कर रहे थे। अब यहाँ से थोड़ी सी राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। पिछले वाले लेक्चर का मतलब है कि जिस लेक्चर में पॉलिटी का सेगमेंट रहा होगा वहाँ पे हमने मूल अधिकारों को और नीति निर्देशक सिद्धांतों को कवर कर लिया था। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मूल कर्तव्य को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य अनिवार्य नहीं है, मतलब नागरिकों को कर्तव्य बोध कराया गया है कि आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये ड्यूटी है देश के प्रति, आपको निभानी चाहिए। लेकिन असल में कानून के ऊपर कोई ऐसा डंडा नहीं बनाया हुआ है या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं बनाया है कि इसे मानना अनिवार्य है। अब यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्यों को। जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, उनकी आवश्यकता तत्काल में महसूस नहीं की गई, ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, मूल अधिकार पहले से थे। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने ये जरूरी नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए, और वजह ये थी कि उस समय ताजा तरीन आज़ादी मिली थी, और आज़ादी जब जल्दी की मिली हुई थी, हमने पीछे गुलामी का एक लंबा दौर देखा था, नरक जैसी स्थिति को देखा था। तो अभी हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भी थे। जो चीज़ें थी, देशभक्ति की भावना लगभग हर नागरिक में एकदम प्रबल मात्रा में थी। धीरे धीरे करके जब कोई चीज़ पुरानी होती है तो उसका जुनून भी कम हो जाता है। ठीक है कि हम अपनी स्वतंत्रता की कद्र करते हैं, लेकिन अब पहले जैसा जोश लोगों में नहीं है। तो अब आवश्यकता महसूस हुई कि मूल कर्तव्य होने चाहिए, कर्तव्य बोध कराना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमने देखा। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया था बाद में 1976। आप देख रहे हैं कितना बाद में। तो 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, और 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये क्रमशः जुड़ते गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो ये जो सोवियत संघ का कॉन्स्टिट्यूशन था, पूर्व रूस का मतलब है जब अविभाजित रूस था, बहुत बड़े साइज का, पूरा सोवियत संघ का एक बड़ा ढांचा था, तो उससे प्रभावित होकर ये लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जो प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के संविधानों में नागरिकों के लिए कर्तव्यों का ऐसा कोई अलग से विश्लेषण नहीं है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान ऐसा है जहाँ नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया, और वहाँ के नागरिक काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ हैं भी, मेहनती हैं। अब इसे आपने देखा, समाजवादी देश जैसे कि रूस, तो इन्होंने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है, क्योंकि समाजवाद में सभी को बराबर दृष्टिकोण से देखा जाता है। रूस के संविधान में ये घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार का प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। मतलब अगर आपको अधिकार चाहिए, आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ऐसा जो समाजवादी देश है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जैसे कि रशियन। ठीक, अब यहाँ आप देखें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, सीधा यहाँ बता दिया गया। लेकिन मुख्य बात क्या है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ये रिकमेंडेशन रहती है, संस्तुति रहती है, जिसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है 11, और मूल संविधान में इनकी संख्या थी 10। मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि जब इसे जोड़ा गया था तब ये 10 थे, और 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 में होता है, उसके सौजन्य से जोड़ा जाता है।
मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी करने के लिए 1999 में JS वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि JS वर्मा कमेटी क्यों गठित की गई थी, इसके गठन के पीछे उद्देश्य क्या था। अब अनुच्छेद 51 का जो है, इसके हिसाब से भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। ठीक है, पहला 11 टोटल है तो सबको हम देखेंगे। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में सजोए और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, और हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा जो है उसका महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुरक्षा की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ये सब नागरिकों के लिए कहा जा रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, यहाँ आप देख रहे हैं, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसके बाद आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए हर नागरिक को, ऐसा इसमें कहा गया है। और 11वें वाले में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब हर माता पिता के लिए कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। समान अवसर का मतलब कि लैंगिक भेदभाव न करना। और ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 11वां है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत जो वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें 10 जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा जुड़े हैं, यहाँ आप देखें। और 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के 3रे स्थान पर रखा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने देखा। और परमादेश एक रिट है, जैसे कि न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तब इसे जारी किया जाता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। और रिटें जो है वो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, ये भी हो सकता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का जो भाग 4A था, उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश ये इमरजेंसी के समय किया गया था। ठीक है, निदेशक तत्वों की तरह से ही जो मूल कर्तव्य हैं वो गैर न्यायोचित हैं, ये याद रखिएगा। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उन्हें क्रियान्वित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि नागरिकों के ऊपर इसे थोप दिया जाए कि नहीं इसे मानिए। मतलब यह है कि इसके हनन के खिलाफ भी कोई कानूनी संस्तुति नहीं हो सकती है। संसद जो है वो विधान बना के इसके क्रियान्वयन को करने के लिए स्वतंत्र है, तो ऐसा वो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई प्रत्यक्ष तरीका नहीं। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, कोई भी हो। और मतलब जो मूल अधिकार है उसमें से कुछ की बात हो रही है, वो दोनों के लिए है, बाहरी लोगों के लिए भी है और अंदर वालों के लिए भी है। लेकिन मूल कर्तव्य किसके होंगे? कर्तव्य किसका होगा? जिसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये देश किसका है? भारत देश जो है वो भारतवासियों का है। तो ये जो कर्तव्य है देश के प्रति, ये भारत के लोगों के बनते हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए ही मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। हम विदेशियों को कर्तव्य बोध नहीं करा सकते। आगे चलते। मूल कर्तव्य जो है वो राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे कि राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, इन सब के लिए चेतावनी के तौर पे काम करते हैं। मतलब अगर आप ऐसा कोई जघन्य काम करते हैं तो वो चेतावनी है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एक नागरिक की हैसियत से। बाद में उस पर कानून का डंडा भी चल सकता है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकार उनको मिल गया और वो बैठकर खा रहे हैं। उनका व्यक्तिगत कर्तव्य है। राष्ट्र के लक्ष्य की जो प्राप्ति है, लक्ष्य क्या है? एक सतत उन्नति का जो लक्ष्य रखकर हम चलते हैं, तो उसमें नागरिकों को भी भागीदार बनना चाहिए। तो वही बताया गया है कि ये सक्रिय भागीदार है, ऐसा ही आभास कराने के उद्देश्य से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि किसी कानून की संवैधानिक दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को ये पता चलता है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं, तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19, मतलब जो 6 आज़ादियों का वर्णन है, उनके संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जाता है। वर्ष 1998
इसमें एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम है वर्मा कमेटी, और इसका उद्देश्य था प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना। समिति ने अपनी जांच में यह भी पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण इसके कार्यान्वयन में रणनीति की कमी है। मतलब ये नहीं है कि कार्यान्वयन जो है वो कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी सही नहीं है और इस वजह से ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है।